नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ समझ लो, या ठीक है, या ये समझ लो कि यदि किसी वायर से करंट पास हो रहा है तो उसके वजह से उसमें हीट जनरेट होगा। ओके, तो कितना हीट जनरेट होगा इसके बारे में कौन बताएगा हमको? जूल साहब बताए हमको। क्या बताया उन्होंने? क्या बताया उन्होंने कि भैया आप कितना भी खुश हो जाइए, हम तो हीट पैदा करेंगे ही। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास किसके थ्रू? थ्रू ए कंडक्टर, इट क्या करता है? बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। होता है ऐसा, प्रैक्टिकली होता है। आयरन लगा दो, जिस बोर्ड में आयरन लगा हुआ है और आयरन वाले वायर को छुओगे कुछ देर बाद एकदम गर्मा गर्म रहेगा, रोटी बना सकते हैं। होता है ना ऐसा? इज नोन एज क्या? हीटिंग फैक्टर या जूल इफेक्ट कह सकते हैं। तो हीट कितना प्रोड्यूस होता है? वो होता है आई स्क्वायर आर टी के। आई क्या होता है? करंट। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस। और टी क्या होगा? कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी मतलब करंट, रेसिस्टेंस और टाइम। अब खुद सोचो, रेसिस्टेंस से क्या मतलब है? आयरन लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। 9 वाट का बल्ब लगाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। तो रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा वो। समझ रहे हो? जितना ज्यादा करंट वायर से फ्लो करेगा उसका स्क्वायर के हमारा हीट जनरेट होगा। यदि हमको जूल में आंसर देना है तो आई स्क्वायर आर टी कर लेंगे। यदि कैलोरी में आंसर चाहिए तो इसको 4.2 से डिवाइड कर लोगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब कौन? सेल हमारा, जो क्या कर रहा है? चार्ज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कह सकते हैं वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज सेल टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिकल क्या चीज? करंट। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये किस फॉर्म में रहता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रहता है हमारा। तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा, W इक्वल टू क्यू इंटू भी। कभी पढ़े थे, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है? तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको कैसे 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 कैसे? तो हम यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। पढ़े हैं? और क्या लिख सकते हैं? एक और इक्वेशन जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई इंटू आर। जानते हैं। यहां से हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या लिखेंगे? आई टी इंटू आई इंटू आर। यहां से क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या हो गया? वर्क डन। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? हीट भी बोलते हैं। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। और दूसरे फॉर्म में यदि लिखना चाहे तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आई के जगह पर हम भी के टर्म में पुट कर दे तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? भी बाई आर लिख सकते हैं। आई इक्वल टू भी बाई आर। तो इस इक्वेशन में हम आई के जगह पर पुट कर लेते हैं तो एच इक्वल टू क्या? आई टी इंटू भी। आई के जगह पर हम भी बाई आर पुट कर लिए इंटू टी इंटू भी। इसको क्या लिख सकते हैं? भी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। यदि वोल्टेज के टर्म में चाहिए, पोटेंशियल के टर्म में या ईएमएफ के टर्म में, वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। यदि हमको करंट के टर्म में चाहिए था, आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। कोई तकलीफ? चलिए, तो ये दोनों को ध्यान, मतलब एक ये याद रखो, जैसा हमको क्वेश्चन में देगा उसके हिसाब से अपने हम फॉर्मूले को क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। अब इससे हम सीधे चाहते इस पे जाना तो भी जा सकते हैं, क्या तकलीफ है? आई के यहाँ पे क्या लिख सकते थे? वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब इसको ये भी स्क्वायर ये भी, तो यहां से लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। जानते हैं पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना हमको वर्क किए हैं, यूनिट टाइम में जितना हम काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पावर बोलते हैं। सुने थे कभी? तो क्या सकता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या? इसका पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अभी जस्ट वर्क का पढ़े आई स्क्वायर आर टी और टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये टी से ये टी साफ, तो बचेगा क्या? आई स्क्वायर आर। तो पी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? आई स्क्वायर आर। इसी को और क्या लिख सकते हैं? भी इंटू आई भी लिख सकते हैं, पावर। अभी जस्ट पावर इक्वल टू निकाले ना, आई स्क्वायर आर। अब इसको हमको भी के टर्म में लिखना होगा, क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर
इंटू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, v बाई आई लिखते, इसको लिखते v बाई आई, आई से ये कट गया तो क्या होता, v इंटू आई लिख सकते थे, तो इसको हम v इंटू आई भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करोगे तो हमको क्या लिख सकते हैं, v इंटू आई, अब v इंटू आई में v आई के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आई इक्वल टू v बाई आर, यहां से आई इक्वल टू v बाई आर, यहां से क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई ये भी आ सकता है। तो हमको याद क्या रखना है, सिंपल सा, एनर्जी के लिए क्या याद रखिए, आई स्क्वायर आर टी, और पावर के लिए क्या याद रखिए, आई स्क्वायर आर, पावर के लिए याद रखिए, बाकी सब क्या होगा, जैसा जरूरत होगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को। अब जो कॉमर्शियल यूज होता है, जैसे हम लोग कहते हैं भाई कितने एचपी का मोटर चाहिए, याद होगा कभी मोटर खरीदने जाओगे तो कहा जाता है कितने एचपी का मोटर चाहिए, तो एचपी क्या होता है, उसका क्या बताता है, उसका कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है, यूनिट है। जैसे हम लोग मान लो मेरे यहाँ लगा हुआ है 2 एचपी का मोटर, तो वो क्या बता रहा है, इतना पावर वो खाएगा। ठीक, हॉर्स पावर या एचपी किस चीज का यूनिट है, पावर का कौन सा यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, और 1 एचपी कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पढ़े हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको P पता है और V पता है। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस यदि लिखते तो क्या लिखते, पहले वाले का रेसिस्टेंस लिखते तो क्या लिखते, इसका रेसिस्टेंस चलो R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस मान लो R3, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कंज्यूम कर रहा है, कुछ तो रेसिस्टेंस होगा उसका। एक मान लिया हम हीटर लगा दिए, एक आयरन लगा दिए, एक इंडक्शन लगा दिए, एक मोटर लगा दिए, ऐसे करके हमने सीरीज में जोड़ रखा है, तो R इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो अब सोच के बताओ, ये R1, R2 और R3 का रेसिस्टेंस जो कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज या पैरेलल में, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, तो इस तीनों के जगह पर हम एक सिंगल किसी को लगाना है, तो हम R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो तीनों मिलके जो पावर कंज्यूम करेगा वो R इक्विवेलेंट जितना कर रहा होगा उतना ही करेगा ना। तो अब यहां से R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से चले तो क्या लिख सकते हैं, V, दोनों तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय P1 प्लस दूसरा क्या चीज V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय क्या P3 लिख सकते हैं। और इसका इधर इस साइड लिखते तो क्या लिखते, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या चीज P इक्विवेलेंट या P टोटल लिखते यहाँ पे, तो यहाँ दो ऊपर में दोनों साइड क्या है V स्क्वायर, इसको क्या लिखते 1 बाई P टोटल इज इक्वल टू कितना 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3, इतना लिखा जा सकता है। तो टोटल पावर क्या हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 1 बाई P टोटल इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। ठीक है, तो यदि हमारा कैसे रहे, सीरीज में रहेगा, क्या चीज मान लो 3 हमारे सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, सबका क्या है, एक का पावर P1 है, दूसरे का P2, तीसरे का P3, तो उस समय बोला जाएगा भैया बताइए टोटल पावर कितना होगा, तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए, अब यदि हमारे पास n बल्ब है, सबका पावर यदि सेम होता तो अभी जस्ट इक्वेशन क्या लिखे थे 1 बाई P टोटल इक्वल टू कितना 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 डॉट 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 डॉट, यदि ये n रहता और सबका पावर सेम होता तो क्या लिखते 1 बाई P प्लस 1 बाई P प्लस 1 बाई P, ऐसे कहाँ तक n तक। अब इसी को लिखते तो टोटल सम करके लिखते तो क्या लिखते n बाई P, ये जो कितना 1 बाई
पी टोटल, तो पी टोटल क्या हो जाता है, पी बाई एन। तो यदि हमारे एन बल्ब सेम पावर के जुड़े, कैसे जुड़े हो, सीरीज में हो, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी बाई एन होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट। अब यहाँ करंट भी तो पास करें, करंट इक्वल टू क्या जानते हैं, I इक्वल टू वी बाई आर। अभी जस्ट निकाले थे, आर इक्विवेलेंट कितना था, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाले थे, 3 यदि था तो ऐसा निकलता हमारा करंट। यहां से हम करंट निकाल सकते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब, ब्राइटनेस जो होता है पावर कंज्यूम बाय द बल्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, उसके ब्राइटनेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा जिस बल्ब पे, उसके ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा तुमको ब्राइटनेस मिलेगा। या कह सकते हैं 1/P रेटेड, जो हमारा पावर रेटेड किया हुआ है। तो सिंपल सा कह सकते हैं जिसका वाटेज क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा, साइन ज्यादा करेगा। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास ये बल्ब लगे हुए हैं, ये मान लो कितने वाट का है, 5 वाट का है, ये हमारा 10 वाट का है, ये हमारा 20 वाट का है, ये हमारा 30 वाट का बल्ब लगा है। ओके, ये हमारा कितने वाट का लगा है, 2 वाट का बल्ब लगा है, और ये हमारा 50 वाट का बल्ब लगा है। तो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, जिसका वाटेज क्या होगा, कम होगा। मतलब बल्ब ऑफ लेजर वाट, मतलब जो सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा चमकेगा। समझो, तुम्हारे पहले अभी से 2 साल 3 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हर एक जब जनरेटर रहता था, जनरेटर का लाइन दिया जाता था, याद है। तो जब जनरेटर की सप्लाई होती थी, तो पहले क्या था कि एक जहां से तुमको कनेक्शन मिला है वहां पे एक बल्ब लगा देते, ठीक है। तुम जहां ही लोड वहां बढ़ाओगे, मतलब वहां पे मान लो 100 वाट से 150 वाट यदि लोड डाल दिए, तो ये चमकना शुरू तेज कर देता था और वहां का बल्ब का लाइट कम हो जाता था। कभी गौर किए हो या नहीं किए हो, मान लो गलती से तुम वो लगा दिया, आयरन लगा दोगे वो एक ही कनेक्शन पे, तो वो बल्ब क्या होगा, खूब चमकेगा। यहां तक इतना चमकेगा कि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो जाए, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इससे ध्यान रखना कि हम जनरेटर वाला केस बताए थे, जनरेटर में जो बल्ब लगाया था फ्यूज के टर्म में, तो फ्यूज हमेशा कैसे लगा हुआ रहता है, फ्यूज कहीं भी सर्किट में लगता है तो वो सीरीज में लगता था, पढ़ाए थे। जब सीरीज में लगा हुआ रहता है तो स्वाभाविक है, सीरीज में क्या है, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा वो उतना ज्यादा वहां क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो वहां उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो जैसे फ्यूज लगा होता है सीरीज में, वैसे ही हमारा जो जनरेटर कनेक्शन में रहता था, वो भी हमारा बल्ब जो लगता था वो भी सीरीज में लगता था। तो जो ही हमने लोड बढ़ाया, मान लो ये 200, ये 50 वाट वाला भी लगा डाले, तो क्या होगा, जो कम वाटेज वाला रहेगा वो क्या करेगा, बहुत तेज चलना शुरू कर देगा। मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल, अभी जस्ट क्या लिखे थे, पावर का फॉर्मूला बताओ तो प्रिया रंजन, P इक्वल टू कितना, V²/R होता है। तो यहां से R इक्वल टू क्या लिख सकते थे, V²/P लिखा जा सकता है ना। तो यहां यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता था, ऐसे ही जोड़ते थे ना। अब यहां से R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यदि हम R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते थे क्या लिखते, सबका सब पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहां से लिख सकते थे 1 कितना, V² डिवाइडेड बाई P टोटल। यहां से लिखते तो क्या लिखते, V² डिवाइडेड बाई P1। यहां से लिखते तो क्या लिखते, V² डिवाइडेड बाई P2। यहां से लिखते तो 1/V² डिवाइडेड बाई P3। इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते, P टोटल डिवाइडेड बाई V² इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाई V² प्लस P2 डिवाइडेड बाई V² प्लस P3 डिवाइडेड बाई V²। अब दोनों साइड V² कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू कितना, P1 प्लस P2 प्लस P3।
तो पी टोटल कैसे निकलेगा? यदि पैरेलल है, पावर जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? जो रेसिस्टेंस के केस में सीरीज में होता था, पावर के केस में क्या हो जाएगा? पलट जाएगा कहानी हमारा। एंड बल्ब कितना सेम पावर का होता तो क्या होता? सिंपल सा P प्लस पी प्लस पी प्लस पी डॉट 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 कहाँ तक? एन तक। तो हमारा क्या हो जाता? सिंपल सा NP हो जाता। अब इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, ब्राइटनेस क्या होता है? पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हैं इस केस से बल्ब जो होगा ग्रेटर वाटेज का होगा। इसके पहले क्या था? जो बल्ब लोएस्ट वाटेज का था, मतलब 2 वाट का था, वो ज्यादा ग्लो करता था। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करेंगे उस टाइम में देखते हो ना, घर में सारा कनेक्शन कैसे लगा रहता है? पैरेलल लगा रहता है घर के अंदर। तो जो हमारा 200 वाट का होगा वो ज्यादा चमकेगा, जो 9 वाट का होगा कम चमकेगा। यही होता है ना? 12 वाट का लगाओगे तो वो ज्यादा चमकेगा 9 वाट वाले से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा ज्यादा वाटेज का रहेगा उसकी साइन क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा। क्लियर है? एफिशिएंसी मतलब क्या? हमको क्या आउटपुट मिला इनपुट के हिसाब से। ठीक है, अब तुम 100 रुपया लेके गए, ठीक है, तुम्हारा भाई गया 100 रुपया लेके, तुम भी 100 रुपया लेके गए, वो 100 रुपया में 5 किलो टमाटर खरीद के ले आया, और तुम 100 रुपया में 1 किलो टमाटर खरीद के लाए। तो एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? जो 5 किलो लाया। तो वही बात होती है एफिशिएंसी। वैसे हम लोग 11th में खूब पढ़ना होता है। तो क्या सकते हैं एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है? सिंपल सा याद रखो, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट में हमने क्या दिया और आउटपुट हमको क्या मिला, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। तो आउटपुट हमको क्या मिलता है? एक्सटर्नल जो हमारा लगा रहता है VI, और हमारा इनपुट में क्या होता है? इनपुट में हम EMF यूज करते हैं, आउटपुट में हम लोग क्या यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो VI बाई EI, सिंपल सा V बाई E भी लिख सकते हैं, या इसी को और लिखना चाहे V इक्वल टू I इंटू आर। और EMF का याद होगा, पढ़े थे, I इंटू आर प्लस आर, ये पढ़े थे सर्किट इक्वेशन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी इक्वल टू एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल का सम। ये हमारी क्या दे देगी? एफिशिएंसी। अब हमको मैक्सिमम पावर कब मिलेगा? कब मिलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी? इन ए क्या इलेक्ट्रिक सर्किट द मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज सेम। किसके हो? इंटरनल रेजिस्टेंस। याद होगा एक बार और चर्चा किए थे। ठीक है, तो हमारा कब मैक्सिमम पावर मिलेगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे किसके बराबर हो जाए? इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो हमको क्या मिलेगा? इसका मैक्सिमम पावर। कब? तो पावर ड्रॉन हम लोग जस्ट पढ़े अभी, क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय P इक्वल टू I इंटू आर, पढ़े अभी जस्ट। ठीक है, S पर R। इसी को हम और क्या लिख सकते थे? इसी को और हम लिख सकते हैं I इतना। इसका यदि हम सर्किट इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते? E बराबर क्या चीज? I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से I कॉमन ले लिए, I की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू E। यहाँ से I इक्वल्स टू क्या लिखते? I इक्वल्स टू लिखना चाहते तो I इक्वल्स टू लिखते E डिवाइडेड बाय R प्लस R लिखते। अब इसी को यहाँ हम I के जगह पे पुट कर लिए, तो E का E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R लिखते। अब यो नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। अब हमको कभी भी कोई भी चीज मैक्सिमम निकालना होता है या मिनिमम निकालना होता है, हम याद होगा हम लोग पढ़े थे कौन से डिफरेंशिएशन है? मैक्सिमा मिनिमा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते, याद होगा। तो वहां से हमको क्या पता चल गया? इसको जब डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करोगे तो हमको ये बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से हमको ये पता चल गया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होगा। अब इसको पुट कर दिए कहाँ? इसके अंदर पुट करोगे तो क्या होगा? E स्क्वायर, इसको हम पुट कर दिए क्या? स्मॉल r। तो इसको क्या लिखते हैं? देखो E स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर लिख सकते थे इसको। यहाँ से और लिखते तो क्या लिखते? E स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। ये से ये साफ बचा क्या? E बाई 4r, सॉरी E स्क्वायर ना, E स्क्वायर बाई 4r। तो E स्क्वायर बाई 4 हमको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम
तो वहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर बाई, सॉरी पी मैक्सिमम लिखो यहाँ पे, ये पावर है ना, तो पी मैक्सिमम कितना, ई स्क्वायर बाई 4r। तो हम इफिशियंसी नॉर्मली जो सर्किट का होता है वो कितने का होता है, मात्र 50% का। ठीक है, मतलब यदि इधर से जितना दिया गया उसका 50% ही हम लोग यूज करते हैं, बाकी क्या होता है बर्बाद हो जाता है फालतू का। हम लोग क्या जानते हैं अभी, जस्ट क्या जानते हैं, पावर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमको क्या पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो पी बाई आई स्क्वायर। हमको पी की वैल्यू कितनी दी गई है 1, आई की वैल्यू कितनी दी गई है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 1/25। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 ओम, यही होगा ना। तो आंसर ए, कितना आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या, हीट एनर्जी प्रोड्यूस, किसका, किस रेट एट विच द हीट एनर्जी प्रोड्यूस। रेट का मतलब क्या हो गया, हमसे एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, पावर मतलब आई स्क्वायर आर। हमको आई की वैल्यू कितनी दी गई है 4, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू आर कितने दे 12, तो कितना होगा 16 इंटू 12, कितना होता है 16 इंटू 12 192 वाट। ये हमारा हो गया आंसर।